चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेड पॉलिसी और इंडिया का इसमें जो नया स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है उसके बारे में। देखिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ये एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो इसको समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिर ये ट्रेड पॉलिसी होती क्या है। तो देखिए बेसिकली क्या है ना, हर देश की गवर्नमेंट की एक ट्रेड पॉलिसी होती है और अगर इसको सिंपल भाषा में समझें तो ये बस उन सारे रूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स का एक सेट है जिससे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि भाई देश के अंदर कौन सा सामान आएगा जिसे हम इंपोर्ट्स कहते हैं और देश से बाहर कौन सा सामान जाएगा जिसे हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं। एसेंशियली ये पॉलिसी ही डिसाइड करती है कि हम दूसरे देशों के साथ बिजनेस कैसे करेंगे। ओके, सो जब भी हम ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं ना तो हमेशा दो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज सामने आते हैं। एक तरफ है फ्री ट्रेड और दूसरी तरफ है प्रोटेक्शनिज्म। और ये जो है ना, ये ग्लोबल इकोनॉमिक्स का एक कोर कॉन्फ्लिक्ट है, एक ऐसी बहस जो हमेशा चलती रहती है। चलिए इसको ना एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्री ट्रेड को आप एक ओपन मार्केट की तरह सोचिए, एकदम खुला बाजार जहां अलग अलग देशों के बायर्स और सेलर्स आसानी से बिना किसी ज्यादा सरकारी रोक-टोक के आपस में बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई पर चलता है। और वहीं दूसरी तरफ है प्रोटेक्शनिज्म। इसका मतलब है कि देश अपनी जो लोकल यानी डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए एक शील्ड लगा देता है। कैसे? इंपोर्ट्स को मुश्किल बनाकर या महंगा करके। अब देखिए, फ्री ट्रेड सुनने में थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इसमें एक कैच है। प्रॉब्लम यह है कि थ्योरी ये मानकर चलती है कि कंपटीशन हमेशा फेयर होगा, पर जैसा कि हम जानते हैं रियलिटी में हमेशा ऐसा नहीं होता। और इसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमारी जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं, जो छोटे प्लेयर्स हैं, उनको बहुत नुकसान हो जाता है क्योंकि वो बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स से कम्पीट नहीं कर पाती। और जब ऐसा होता है तो सरकारों पर जबरदस्त प्रेशर बनता है कि वो इंपोर्ट्स को रोके और अपनी इंडस्ट्रीज को बचाएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया का बिग स्ट्रेटेजिक शिफ्ट अवॉइडेंस से एक्टिव एंगेजमेंट की तरफ। आप जानते हैं लगभग एक डेकेड तक यानी करीब 10 साल तक इंडिया नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जिनको हम FTAs कहते हैं, साइन करने से बच रहा था। हम बहुत ही कॉशियस थे, हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। लेकिन हाल ही में इस पॉलिसी में एक कंप्लीट यू टर्न आ गया है। इंडिया अब बहुत एक्टिवली, बहुत तेजी से दूसरे देशों के साथ ट्रेड डील्स कर रहा है। और ये जो कोट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये सिचुएशन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताता है। कहते हैं, इंडिया हैज एम्बार्क्ड ऑन व्हाट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन FTA साइनिंग स्प्री। इसका मतलब है कि इंडिया जैसे एक के बाद एक फटाफट FTA साइन कर रहा है। इससे हमारी इमेज एक ऐसे देश की बन रही है जो इंटरनेशनल ट्रेड में अब पीछे नहीं रहना चाहता, बल्कि डीपली एंगेज होना चाहता है। तो चलिए अब देखते हैं इस रीसेंट FTA स्प्री की टाइमलाइन को, इंडिया के नए ट्रेड एग्रीमेंट्स की कहानी। तो देखिए, ये जो नया दौर है ना, इसकी शुरुआत हुई अप्रैल 2021 में मॉरिशस के साथ हुए एग्रीमेंट से, और बस वहां से गाड़ी चल पड़ी। उसके ठीक बाद UAE, ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा और यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े इकोनॉमीज के साथ फास्ट ट्रैक नेगोशिएशन शुरू हो गए, और इतनी तेजी से कि अप्रैल 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हो गई और मई 2022 तक तो UAE के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा लागू भी हो गया। सच में ऐसी स्पीड पहले कभी नहीं देखी गई थी। और इस स्पीड का सबसे बड़ा, सबसे कमाल का एग्जाम्पल UAE के साथ हुई ट्रेड डील। आप बिलीव करेंगे, ये जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या सीपा है, ये सिर्फ और सिर्फ 90 दिनों में एक रिकॉर्ड टाइम में फाइनल कर लिया गया। देखिए, इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में सालों लग जाते हैं, इसलिए 90 डे का टाइम फ्रेम अनबिलीवेबली फास्ट है। ये साफ साफ इंडिया का नया अग्रेसिव अप्रोच दिखाता है। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट्स आखिर इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कैसे करती हैं, वो कौन से टूल्स यूज करती हैं। चलिए अब इन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट्स के पास ना ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए कई इंस्ट्रूमेंट्स यानी टूल्स होते हैं, लेकिन 3 सबसे कॉमन है। पहला है टैरिफ्स, ये बेसिकली इंपोर्ट्स पर लगने वाला टैक्स है। दूसरा है क्वोटास, यानी आप एक लिमिट लगा देते हो कि इस चीज की इतनी ही क्वांटिटी इंपोर्ट हो सकती है। और तीसरा है सब्सिडीज, इसमें गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है ताकि वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। इन सब में से टैरिफ्स जो है वो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है। तो इस एक्सप्लेनर में हमने ट्रेड पॉलिसी के बेसिक्स को समझा और इंडिया का जो बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है उसको भी देखा। हमारा फोकस अगले एक्सप्लेनर में रहेगा टैरिफ्स पर, जो कि ट्रेड पॉलिसी का सबसे कॉमन टूल है।
हम उसमें डीप डाइव करके समझेंगे कि ये इम्पोर्ट टैक्सेस आखिर काम कैसे करते हैं और उनका हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है द फंडामेंटल्स ऑफ टैरिफ्स। इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा। आज हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है और इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले ये टैरिफ्स आखिर होते क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में सोचिए। जब एक देश दूसरे देश से कोई सामान खरीदता है या बेचता है तो उस सामान पर एक स्पेशल टैक्स लगाया जा सकता है। बस इसी टैक्स को हम टैरिफ कहते हैं। इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन भी यही कहती है। टैरिफ बेसिकली एक टैक्स या ड्यूटी है जो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाती है, और ये दोनों पर लग सकता है। इम्पोर्ट्स यानी जो सामान देश में आ रहा है, और एक्सपोर्ट्स यानी जो सामान देश से बाहर जा रहा है। अच्छा, इसका एक और कॉमन नाम है जो आपने ज़रूर सुना होगा, कस्टम्स ड्यूटी। वैसे तो टैरिफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पर लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये इंपोर्ट्स पर ही लगाया जाता है, यानी जो सामान बाहर के देशों से हमारे देश में आ रहा है उस पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट्स आखिर टैरिफ्स लगाती ही क्यों हैं? इनके पीछे दो सबसे बड़े गोल्स होते हैं। चलिए उन्हें आराम से समझते हैं। पहला गोल तो बड़ा सिंपल है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रेज करना। जैसे इनकम टैक्स या जीएसटी से पैसा आता है, वैसे ही टैरिफ्स से भी गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है। लेकिन जो दूसरा गोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। देखिए, जब इंपोर्टेड सामान पर टैरिफ लगता है तो वो महंगा हो जाता है। इससे लोग लोकल यानी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए एनकरेज होते हैं। अब टैरिफ्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। चलिए पहला टाइप समझते हैं, स्पेसिफिक टैरिफ्स। इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। स्पेसिफिक मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट। तो स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब होता है एक फिक्स्ड मॉनेटरी टैक्स जो इंपोर्ट किए गए सामान की हर फिजिकल यूनिट पर लगता है, मतलब पर पीस, पर किलोग्राम या पर लीटर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रोडक्ट की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक इम्पोर्टेड बाईसाइकिल है, उसकी ओरिजिनल प्राइस है 5,000 रुपये। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हर इंपोर्टेड बाइसिकल पर 1,000 रुपये का एक फिक्स्ड स्पेसिफिक टैरिफ लगेगा। ध्यान दीजिए, हर बाइसिकल पर, चाहे वो सिंपल मॉडल हो या फैंसी, उसकी प्राइस कुछ भी हो, टैक्स 1,000 रुपये ही रहेगा। तो फाइनल प्राइस का कैलकुलेशन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये टैरिफ सीधा बाइसाइकिल की ओरिजिनल प्राइस में ऐड हो जाएगा, यानी 5,000 रुपीज़ की ओरिजिनल प्राइस प्लस 1,000 रुपीज़ का टैरिफ। तो इंडिया में इसकी नई डोमेस्टिक प्राइस हो जाएगी 6,000 रुपीज़। सिंपल राइट? लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। देखिए, शुरू में जब प्राइस 5,000 रुपये थी तो 1,000 रुपये का टैरिफ 20% प्रोटेक्शन दे रहा था। अब सोचिए इन्फ्लेशन हुआ और उसी साइकिल की प्राइस बढ़कर 10,000 रुपये हो गई, लेकिन स्पेसिफिक टैरिफ तो अभी भी फिक्स्ड है, 1,000 रुपये ही रहेगा। तो अब नया प्रोटेक्शन रेट क्या हुआ? सिर्फ 10%। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इंपोर्ट प्राइस बढ़ती है, इस टैरिफ का प्रोटेक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। तो स्पेसिफिक टैरिफ की इसी कमी को दूर करने के लिए एक दूसरा और ज़्यादा कॉमन टाइप का टैरिफ है, एड वैलोरम टैरिफ्स। एड वैलोरम ये एक लैटिन टर्म है। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जैसा नाम वैसा काम। ये टैरिफ प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर नहीं, बल्कि उसकी वैल्यू का एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है, जैसे 10%, 15% या 20%। चलिए हम अपना सेम बाईसाइकिल वाला एग्जाम्पल यूज़ करेंगे ताकि दोनों का कंपैरिजन एकदम क्लियर हो जाए। तो इंपोर्टेड बाईसाइकिल की प्राइस वही है 5,000 रुपीज़, लेकिन इस केस में गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं, बल्कि बाइसाइकिल के वैल्यू पर 20% का एड वैलोरम टैरिफ लगाया है। तो यहाँ कैलकुलेशन वैल्यू पर बेस्ड है। टैरिफ होगा 5,000 रुपये का 20%, यानी 1,000। फाइनल प्राइस यहाँ भी 6,000 रुपीज़ ही है। 5,000 ओरिजिनल प्राइस प्लस 1,000 रुपीज़ टैरिफ। तो अब आप सोचेंगे कि शुरू में तो दोनों सेम हैं, तो फिर फर्क क्या है? आप देखिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, जब इन्फ्लेशन के कारण बाइसिकल की प्राइस बढ़कर 10,000 रुपीज़ होती है तो टैरिफ अब फिक्स्ड नहीं रहता। अब नया टैरिफ होगा 10,000 रुपीज़ का 20%, यानी 2,000 रुपीज़। इससे क्या हुआ? जो प्रोटेक्शन रेट है वो अभी भी कांस्टेंट 20% ही बना रहता है। ये टैरिफ इन्फ्लेशन के साथ यानी प्राइस चेंजेस के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो चलिए अब इन दोनों टैरिफ्स का एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं, ताकि सारे पॉइंट्स एक साथ समराइज हो जाएं और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ये टेबल सब कुछ एकदम परफेक्टली समराइज कर रही है। आप बेसिस ऑफ मीनिंग, कैलकुलेशन और प्राइस चेंज का इफेक्ट
तीनों में डिफरेंस साफ साफ देख सकते हैं। और हाँ, दोनों के अपने अपने की डिसएडवांटेजेस भी हैं। जहां स्पेसिफिक टैरिफ इन्फ्लेशन में कमजोर पड़ जाता है, वहीं एड वैलोरम टैरिफ में ये रिस्क रहता है कि इंपोर्टर सामान की वैल्यू कम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश करेगा। इससे ये साफ है कि कोई भी टैरिफ सिस्टम परफेक्ट नहीं है और गवर्नमेंट्स को हमेशा रेवेन्यू, प्रोटेक्शन और मार्केट फेयरनेस के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। Now let's discuss about complex tariff structures. Yeah, you know those advanced trade tools हैं जो गवर्नमेंट्स इस्तेमाल करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट से, जो है मिक्स्ड टैरिफ। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है मिक्स्ड टैरिफ। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसका गोल्डन रूल याद रखना, जो है द हायर ऑफ रूल। सिंपल सा मतलब है, दो ऑप्शंस होंगे और गवर्नमेंट हमेशा उस ऑप्शन को चुनेगी जिससे उसे ज्यादा ड्यूटी मिलती है। चलिए इसको और डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। मिक्स्ड टैरिफ एक मेथड है जिसमें कस्टम्स अथॉरिटी के पास एक चॉइस होती है। वो इंपोर्टेड गुड पे या तो एक स्पेसिफिक ड्यूटी लगा सकती है, यानी पर यूनिट के हिसाब से, या फिर एक एड वैलोरम रेट यानी वैल्यू के परसेंटेज के हिसाब से। यहां पर जो कीवर्ड है वो है OR। दोनों में से जो भी कैलकुलेशन ज्यादा निकलती है वही फाइनल ड्यूटी होती है। इसका प्राइमरी गोल क्या है? सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, और इससे एक प्राइस स्टेबिलिटी भी मिलती है। सोचो, अगर वर्ल्ड मार्केट में किसी चीज का प्राइस एकदम गिर जाए तो एड वैलोरम ड्यूटी भी कम हो जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक ड्यूटी तो फिक्स्ड है, इसलिए गवर्नमेंट को एक मिनिमम रेवेन्यू, एक फ्लोर हमेशा मिलता रहता है। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कॉटन पर ड्यूटी रखी है 5% एड वैलोरम और 3000 रुपीज पर टन, व्हिचएवर इज हायर। अब कैलकुलेशन करते हैं। मान लो 1 टन कॉटन का प्राइस है 50,000 रुपए, तो हमारा कैलकुलेशन 1 यानी एड वैलोरम ड्यूटी होगा 50,000 का 5%, जो निकलता है 2500 रुपीज। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशन 2 पर। वो है स्पेसिफिक ड्यूटी, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट है 3000 रुपीज। अब गवर्नमेंट इन दोनों अमाउंट्स को कंपेयर करेगी, 2500 रुपीज और 3000 रुपीज। कौन सा ज्यादा है? ऑफ कोर्स 3000 रुपीज। इसलिए इस केस में फाइनल एप्लीकेबल ड्यूटी होगी 3000 रुपीज। देखा, यही है हायर ऑफ रूल इन एक्शन। ओके, सो वो था मिक्स्ड टैरिफ। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर, जो है कंपाउंड टैरिफ। अगर मिक्स्ड टैरिफ का रूल हायर ऑफ था, तो इसका रूल है द प्लस रूल। यहां OR नहीं, एंड का कॉन्सेप्ट है। यहां चॉइस नहीं है, यहां एडिशन है। तो कंपाउंड टैरिफ, जिसे हम कंपाउंड ड्यूटी भी कहते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वैलोरम ड्यूटी दोनों को एक साथ कंबाइन करके लगाया जाता है। मतलब एक ही प्रोडक्ट पर दोनों ड्यूटीज लगेंगी और जुड़ जाएंगी। इसका प्राइमरी गोल डबल है। पहला, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना, और दूसरा, गवर्नमेंट के लिए एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम बनाना। ये इन अ वे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करता है। स्पेसिफिक ड्यूटी सस्ते लो कॉस्ट इंपोर्ट से बचाता है, और एड वैलोरम ड्यूटी महंगे हाई वैल्यू इंपोर्ट से। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इंपोर्टेड चीज पर ड्यूटी है 5% एड वैलोरम प्लस 100 रुपीज पर किलोग्राम। यहां प्लस लिखा है, सो अगर चीज की वैल्यू 2000 रुपीज पर किलोग्राम है तो कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। पार्ट 1 जो एड वैलोरम ड्यूटी है वो होगा 2000 रुपीज का 5% यानी 100 रुपीज। फिर आता है पार्ट 2 स्पेसिफिक ड्यूटी, जो फिक्स्ड है 100 रुपीज पर किलोग्राम। अब टोटल ड्यूटी के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो 100 रुपीज प्लस 100 रुपीज, इसका मतलब है टोटल ड्यूटी हुई 200 रुपीज पर किलोग्राम। सिंपल प्लस करना है बस। सो इसको याद रखने के लिए ये सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले एड वैलोरम ड्यूटी निकालो जो वैल्यू पर बेस्ड होती है। स्टेप 2, फिर स्पेसिफिक ड्यूटी देखो जो क्वांटिटी या वेट पर बेस्ड होती है। स्टेप 3, इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, और बस स्टेप 4 में आपको आपकी फाइनल कंपाउंड ड्यूटी मिल जाती है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक और स्पेशल टाइप के टैरिफ की तरफ, जिसका नाम है टेक्निकल टैरिफ। इसका कोर प्रिंसिपल है द कंपोनेंट रूल। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू पर नहीं, बल्कि इस बात पर फोकस करता है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखिए, टेक्निकल टैरिफ में ड्यूटी पूरे प्रोडक्ट पर एक साथ नहीं लगती। ड्यूटी कैलकुलेट होती है उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिक कंटेंट्स, यानी उसके अंदर क्या है, उसकी टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फिजिकल कंपोनेंट्स के बेसिस पर। इसका मतलब फाइनल ड्यूटी उस प्रोडक्ट के अलग अलग हिस्सों पर जो ड्यूटी लगी है उन सबका टोटल होती है। और इसका प्राइमरी गोल बहुत इंटरेस्टिंग है, टारगेटेड टैक्सेशन एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस। इस टूल से गवर्नमेंट ये कंट्रोल कर सकती है कि किसी प्रोडक्ट में कौन सा मटेरियल यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली बैटरीज यूज करें, तो वो नॉन फ्रेंडली बैटरीज वाले प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टेक्निकल टैरिफ लगा सकती है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है सोलर पैनल यूनिट।
मान लीजिए एक सोलर यूनिट पर ड्यूटी ऐसी है, हर सोलर पैनल के लिए फिक्स्ड 3000 रुपीज, प्लस उसके अंदर जो बैटरी है उसके लिए 50 रुपए पर किलोग्राम अलग से। तो अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। अगर एक सोलर पैनल है जिसमें 10 किलोग्राम की बैटरी लगी है तो पैनल की ड्यूटी तो फिक्स हो गई 3000 रुपए, और बैटरी की ड्यूटी होगी 10 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 50 रुपीज पर केजी यानी 500 रुपए। इसलिए जो टोटल टेक्निकल ड्यूटी लगेगी वो होगी 3000 रुपए प्लस 500 रुपए यानी 3500 रुपीज। देखा, यहां प्रोडक्ट को उसके कंपोनेंट्स में तोड़कर टैक्स लगाया गया है। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी कॉम्प्लेक्स टैरिफ पर, टैरिफ रेट कोटाज या शॉर्ट में TRQs। ये बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये दो अलग अलग पॉलिसी टूल्स को यानी टैरिफ्स और कोटास को आपस में जोड़ देता है। इसका मेन कॉन्सेप्ट है द 2-tier सिस्टम। तो चलिए इसको ठीक से समझते हैं। TRQ एक 2-tier सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी तक, जिसे हम कोटा कहते हैं, किसी भी गुड को बहुत ही कम या कभी-कभी जीरो टैरिफ रेट पर इंपोर्ट करने की परमिशन होती है। लेकिन जैसे ही वो कोटा पूरा हो जाता है, उसके बाद उस पीरियड में जितने भी इंपोर्ट्स होंगे उन पर एकदम से एक बहुत ही ज्यादा टैरिफ रेट लग जाता है। इसका प्राइमरी गोल है एक बैलेंस बनाना, मार्केट को सस्ते इंपोर्टेड गुड्स भी मिल जाएं, लेकिन इतने ज्यादा ना मिल जाएं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान हो। तो ये मार्केट एक्सेस और डोमेस्टिक प्रोटेक्शन के बीच का एक बैलेंसिंग एक्ट है। ये स्लाइड TRQ के दोनों टीयर्स को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, लेफ्ट साइड पर है इन कोटा। ये तब अप्लाई होता है जब आपके इंपोर्ट्स उस क्वांटिटी लिमिट के अंदर हैं। यहाँ टैरिफ रेट या तो बहुत कम होता है या जीरो। एग्जाम्पल देखिए, पहले 10,000 टन शुगर पर सिर्फ 5% ड्यूटी, बहुत कम। लेकिन राइट साइड पर है आउट ऑफ कोटा। ये तब अप्लाई होता है जब आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ टैरिफ रेट मच हायर होता है। एग्जाम्पल में 10,000 टन के बाद जितनी भी शुगर आएगी उस पर सीधा 50% ड्यूटी। सोचिए, 5% से सीधा 50%, इट्स अ ह्यूज जंप। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत अच्छा मेटाफर है। सोचिए कि एक TRQ एक डैम की तरह काम करता है। जैसे एक डैम थोड़ा थोड़ा पानी कंट्रोल तरीके से छोड़ता है, वैसे ही TRQ एक कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ गुड्स को अलाउ करता है कम दाम पर, जिससे देश की डिमांड पूरी हो। लेकिन जैसे डैम अचानक आने वाली बाढ़ को रोकता है, वैसे ही TRQ इंपोर्ट्स की बाढ़ को रोकता है, जिससे डोमेस्टिक मार्केट डूब न जाए। और ये टूल एग्रीकल्चरल ट्रेड में बहुत कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इसको पल्सेस और शुगर जैसे प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी यूज़ करता है। ऑलराइट, तो हमने चारों कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। चलिए अब एक क्विक कंपैरिजन करते हैं, जिससे ये चारों टैरिफ स्ट्रक्चर्स आपको एक ही जगह पर एट अ ग्लैंस क्लियर हो जाएं। ये आपके रिवीजन और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अब इस टेबल को देखते हैं। सबसे पहले मिक्स टैरिफ। इसका मेथड क्या है? हायर ऑफ एड वलोरम और स्पेसिफिक, और इसका मेन गोल है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। फिर है कंपाउंड टैरिफ। इसका मेथड है सम ऑफ एड वलोरम प्लस स्पेसिफिक, और इसका गोल है डोमेस्टिक प्रोटेक्शन एंड रेवेन्यू। नेक्स्ट, टेक्निकल टैरिफ। इसका कैलकुलेशन मेथड प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स पर बेस्ड है और गोल है टारगेटेड टैक्सेशन एंड पॉलिसी। और लास्ट में टैरिफ रेट कोटा। इसका मेथड है 2-tier टैरिफ और इसका गोल है मार्केट एक्सेस और प्रोटेक्शन को बैलेंस करना। तो आप देख सकते हैं हर टैरिफ का कैलकुलेशन मेथड और उसका मकसद बिल्कुल अलग है। सो इन समरी, ये जो कॉम्प्लेक्स टैरिफ स्ट्रक्चर्स हैं, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं। गवर्नमेंट्स इनका इस्तेमाल अलग अलग स्पेसिफिक इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए करती हैं, जैसे मिक्स्ड टैरिफ से रेवेन्यू बढ़ाना, कंपाउंड टैरिफ से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, टेक्निकल टैरिफ से एक टारगेटेड पॉलिसी लाना और TRQs से ट्रेड को बैलेंस करना। इन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझना मॉडर्न ट्रेड पॉलिसी को समझने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं WTO टैरिफ क्लासिफिकेशंस के बारे में। देखिए, ग्लोबल ट्रेड को समझने के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई एक देश दूसरे देश से कोई सामान यानी गुड्स इंपोर्ट करता है तो उस पर एक टैक्स लगाया जाता है। उसी टैक्स को हम टैरिफ कहते हैं। पर सवाल ये है कि ये टैरिफ्स आखिर सेट कैसे होते हैं, इनके पीछे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो आज हम इस पूरे फ्रेमवर्क को, इस पूरे सिस्टम को बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। तो टैरिफ्स के इस पूरे सिस्टम का एक फाउंडेशन है, आप कह सकते हैं एक बेस रूल है जिस पर पूरा ग्लोबल ट्रेड का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। इस रूल को कहते हैं MFN, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो चलिए सबसे पहले इस MFN को ही डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेड का बेसलाइन कैसे सेट करता है।
MFN का फुल फॉर्म है मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब इसके नाम से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। नाम सुनकर लगता है मोस्ट फेवर्ड यानी किसी एक देश को कोई स्पेशल फेवर दिया जा रहा है ना, बट इन रियलिटी इसका मतलब ठीक उल्टा है। ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है। WTO का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अगर आप एक मेंबर कंट्री हो तो आपको बाकी सभी मेंबर कंट्रीज के साथ एक जैसा यानी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करना होगा। इसीलिए MFN टैरिफ वो डिफॉल्ट रेट है, वो स्टैंडर्ड रेट है जो सभी WTO मेंबर्स पर इक्वली अप्लाई होता है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक स्टैंडर्ड प्राइस जैसा है जो सबके लिए सेम टू सेम है। ओके, सो MFN तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड रूल, द डिफॉल्ट सेटिंग जो सब पर अप्लाई होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हर रूल के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। ग्लोबल ट्रेड में वो एक्सेप्शन है प्रेफरेंशियल टैरिफ्स। ये MFN रूल से एक कदम आगे जाकर स्पेशल पार्टनरशिप्स और दोस्ती के लिए बनाए जाते हैं। आप इन्हें स्पेशल डील्स या स्पेशल डिस्काउंट्स की तरह समझ सकते हैं। ये टेबल MFN और प्रेफरेंशियल टैरिफ्स के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करें तो MFN टैरिफ जैसा हमने डिस्कस किया सभी WTO मेंबर्स पर इक्वली अप्लाई होता है, लेकिन प्रेफरेंशियल टैरिफ सिर्फ उन स्पेसिफिक पार्टनर कंट्रीज पर अप्लाई होता है जिनके साथ आपने कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA साइन किया हो। तो इसका बेसिस क्या हुआ? MFN का बेसिस है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल, जबकि प्रेफरेंशियल का बेसिस है रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स, मतलब तुम हमें डिस्काउंट दो, हम तुम्हें देंगे। रेट की बात करें तो MFN रेट स्टैंडर्ड और सबसे हाई डिफॉल्ट रेट होता है, जबकि प्रेफरेंशियल रेट हमेशा MFN से कम होता है और कई बार तो ये जीरो भी हो जाता है। एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए, जापान से आने वाले गुड्स पर इंडिया MFN रेट लगाएगा, लेकिन आसियान कंट्रीज से आने वाले गुड्स पर इंडिया आसियान FTA के अंडर एक स्पेशल लोअर प्रेफरेंशियल टैरिफ चार्ज किया जाता है। अब इसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। यूरोपियन यूनियन यानी EU इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां मेंबर कंट्रीज के बीच आपस में गुड्स पर जीरो टैरिफ लगता है। ऐसे ही USMCA है US, कनाडा और मेक्सिको के बीच। हमारे रीजन के लिए जो सबसे रेलेवेंट एग्जाम्पल्स हैं वो है साफ्ता यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें साउथ एशियन नेशंस आते हैं, और इंडिया आसियान FTA, जिसके बारे में हमने अभी बात की। यहाँ एक स्पेशल कैटेगरी भी है, GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसमें डेवलप्ड यानी अमीर देश डेवलपिंग यानी गरीब देशों को हेल्प करने के लिए उनकी गुड्स पर एक तरफा यूनिलैटरली कम टैरिफ्स लगाते हैं बिना रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट किए। ये एक तरह की हेल्प है। चलिए अब इस डिस्कशन में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेयर ऐड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस और रियलिटी के बीच के डिफरेंस का। मतलब एक देश WTO को क्या प्रॉमिस करता है और असल में बॉर्डर पर आपसे कितना टैरिफ चार्ज करता है। इन्हें हम कहते हैं बाउंड एंड अप्लाइड टैरिफ्स। बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। तो बाउंड टैरिफ बेसिकली एक लीगल प्रॉमिस है, एक सीलिंग है, एक मैक्सिमम लिमिट। एक देश WTO को ये कमिटमेंट देता है कि वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर इस लेवल से ज़्यादा टैरिफ कभी भी किसी भी हालत में नहीं बढ़ाएगा। ये एक पक्का वादा है। दूसरी तरफ है अप्लाइड टैरिफ, जो कि एक्चुअल रेट है। मतलब आज की डेट में बॉर्डर पर आपसे जो टैरिफ सच में चार्ज किया जा रहा है। अप्लाइड टैरिफ बाउंड टैरिफ से कम हो सकता है, पर उससे कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। बाउंड टैरिफ का मेन पर्पस ट्रेड में प्रिडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी लाना है, ताकि बिजनेस को पता हो कि मैक्सिमम टैरिफ कितना लगेगा। वहीं अप्लाइड टैरिफ को सरकार अपनी करंट इकोनॉमिक नीड्स के हिसाब से काफ़ी आसानी से ऊपर नीचे कर सकती है। इस विजुअल को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये WTO टैरिफ फ्रेमवर्क का गोल्डन रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल। ऊपर जो आपको लाइन दिख रही है वो है बाउंड टैरिफ, द सीलिंग, द लिमिट, और नीचे जो बार है वो है अप्लाइड टैरिफ, द एक्चुअल रेट। तो अप्लाइड टैरिफ ऊपर नीचे हो सकता है, सरकार उसे कम या ज़्यादा कर सकती है, लेकिन वो कभी भी उस बाउंड टैरिफ की सीलिंग को क्रॉस नहीं कर सकती। दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल, नॉन ब्रेकेबल रूल। चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी कॉन्सेप्ट पर, और ये एक बहुत ही क्लेवर, बहुत ही स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है। ये है एस्केलेटेड टैरिफ्स। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे कई देश अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री यानी अपने देश की कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इससे टैरिफ लैडर यानी टैरिफ की सीढ़ी के रूप में इमेजिन करना। तो ये एस्केलेटेड टैरिफ होता क्या है? ये एक ऐसा टैरिफ स्ट्रक्चर है जिसमें रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल पर टैरिफ रेट बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके सेमी फिनिश और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, वैसे वैसे टैरिफ रेट बढ़ता जाता है।
इसका पर्पस क्या है? वेल, पर्पस बहुत सिंपल है। अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को एनकरेज करना कि वो सस्ता रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें और फिनिश्ड गुड्स देश के अंदर ही बनाएं, क्योंकि अगर वो बाहर से ही रेडीमेड फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो इस टैरिफ स्ट्रक्चर की वजह से वो उन्हें बहुत महंगे पड़ेंगे। इस एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्टेप 1, रॉ आयरन ओर, जो कि एक रॉ मटेरियल है, उस पर सिर्फ 4% का टैरिफ है, छोटा सा टैरिफ। अब जब उस आयरन ओर को प्रोसेस करके स्टेप 2 में स्टील पाइप्स बनाए जाते हैं तो टैरिफ सीधा बढ़कर 12% हो जाता है। और जब उन्हीं पाइप से स्टेप 3 में एक फिनिश प्रोडक्ट जैसे कि एक बाइसिकल फ्रेम बनाया जाता है तो टैरिफ और ज़्यादा बढ़कर 20% हो जाता है। तो आप साफ देख सकते हैं कि हर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के साथ टैरिफ की ये सीढ़ी, ये लैडर ऊपर चढ़ रही है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का आखिर इम्पैक्ट क्या होता है? इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ जो देश इस स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा है उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होती है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलता है और देश में जॉब्स भी क्रिएट होती है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक डार्क साइड भी है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डेवलपिंग नेशंस पर पड़ता है। ये स्ट्रैटेजी उन्हें अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप करने से डिस्करेज करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके लिए सिर्फ सस्ता रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना ही आसान रह जाता है। अगर वो फिनिश्ड गुड्स बनाकर एक्सपोर्ट करना भी चाहें तो उन पर इतना हाई टैरिफ लग जाता है कि उनका प्रोडक्ट कंपेटिटिव ही नहीं रहता। इससे उनकी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो जाती हैं और वो एक तरह से सस्ते रॉ मटेरियल के सप्लायर बनकर ही रह जाते हैं। तो इस तरह टैरिफ एस्केलेशन एक पावरफुल टूल है जिसके इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल दोनों तरह के गहरे असर होते हैं। Now let's discuss about a very important topic for your exam, anti-dumping and countervailing duties. ये कंसेप्ट इंटरनेशनल ट्रेड और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, नॉर्मल इंटरनेशनल ट्रेड में टैरिफ्स या कस्टम ड्यूटीज तो लगती ही हैं, राइट? लेकिन कभी-कभी कुछ कंट्रीज या उनकी कंपनीज ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करती हैं जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, यानी हमारे देश की कंपनीज को बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे अनफेयर कंपटीशन से अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट्स के पास कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं। इन्हें ट्रेड रेमेडीज कहा जाता है। ये एक तरह से हमारी इंडस्ट्रीज के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करते हैं और आज हम इन्हीं रेमेडीज को डिटेल में समझेंगे। ओके, तो पहली और सबसे कॉमन अनफेयर प्रैक्टिस है डंपिंग। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं कि ये आखिर होता क्या है और इससे हमारी इकोनॉमी को क्या खतरा है। तो डंपिंग का मतलब है जब कोई फॉरेन कंपनी अपना प्रोडक्ट हमारे देश में यानी इंडिया में उस प्राइस से भी कम में बेचती है जितने में वो अपने होम कंट्री में बेचती है, या फिर इतने कम प्राइस पर बेचती है जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम हो। इसका मतलब साफ है कि वो कंपनी जानबूझकर लॉस में सामान बेच रही है, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत। ये एक बहुत ही सोची समझी प्रेडेटरी स्ट्रैटेजी है। इसका मेन एम शुरू में लॉस उठाकर लोकल कंपटीशन को मार्केट से पूरी तरह बाहर कर देना है। सोचो, जब हमारी डोमेस्टिक कंपनीज बंद हो जाती हैं तो वो फॉरेन फर्म एक मोनोपोली बना लेती है और फिर वो मनमाने प्राइस चार्ज करती है, अपने सारे पुराने लॉसेस रिकवर करती है और आगे बहुत सारा प्रॉफिट कमाती है। तो ऐसी प्रेडेटरी डंपिंग से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? जब ऐसी सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट इम्पोज करती है एंटी डंपिंग ड्यूटीज, यानी ADD। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी एक एक्स्ट्रा टैक्स है। ये नॉर्मल इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर लगाया जाता है, स्पेसिफिकली उस डंप्ड प्रोडक्ट पर। इसका मेन पर्पस उस सस्ते प्रोडक्ट की प्राइस को इतना बढ़ाना है ताकि वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के बराबर आ जाए और हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को एक फेयर चांस मिले कम्पीट करने का। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए। जनवरी 2017 में इंडिया ने चाइना और यूरोप से आने वाले कलर कोटेड स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसकी डंपिंग से हमारी लोकल स्टील इंडस्ट्री को मटेरियल इंजरी हो रही थी। और हाँ, ये मटेरियल इंजरी प्रूफ करना, जैसे कि सेल्स का गिरना या जॉब लॉसेस होना, ड्यूटी लगाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब आते हैं दूसरी अनफेयर प्रैक्टिस पर, जिसका नाम है सब्सिडीज। ये डंपिंग से थोड़ा अलग है, लेकिन बिलीव मी उतनी ही हार्मफुल हो सकती है। इसका मतलब है जब किसी देश की गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियली हेल्प करती है। ये हेल्प डायरेक्ट कैश पेमेंट्स हो सकती है, टैक्स में छूट हो सकती है, सस्ते लोन हो सकते हैं या सस्ती बिजली या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना हो सकता है। इस गवर्नमेंट हेल्प की वजह से वहाँ के एक्सपोर्टर्स अपना माल दूसरे देशों में बहुत सस्ते में बेच पाते हैं। ऐसी गवर्नमेंट हेल्प से फ्री ट्रेड का जो मेन प्रिंसिपल है वो पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो जाता है। मार्केट में एक अनइवन प्लेइंग फील्ड बन जाता है जहां एक प्लेयर को उसकी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रही है।
इस वजह से हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए उनसे कम्पीट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसी गवर्नमेंट सब्सिडीज के अनफेयर एडवांटेज को खत्म करने का सलूशन है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज यानी CVDs। ये इन सब्सिडीज के असर को नलिफाई करने के लिए ही बनाई गई हैं। CVD भी एक एक्स्ट्रा टैक्स है, बिल्कुल एंटी डंपिंग ड्यूटी की तरह। ये उस इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पर लगाया जाता है जिसे फॉरेन गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली हो। इसका मकसद उस सब्सिडी के फाइनेंशियल एडवांटेज को खत्म करना है ताकि प्रोडक्ट की प्राइस वापस फेयर मार्केट लेवल पर आ जाए। सिंपल। चलिए इसका एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। 2016 में इंडिया ने आसियान कंट्रीज, खास करके इंडोनेशिया से इंपोर्ट होने वाली गोल्ड ज्वेलरी पर CVD लगाया था। ऐसा इसलिए किया गया था टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम सब्सिडाइज्ड फॉरेन कंपटीशन। और ये ड्यूटी थी 12.5%। ये अमाउंट उस अनफेयर सब्सिडी एडवांटेज को सीधे टारगेट कर रही थी, जिससे इंडियन ज्वेलर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। तो आइए एक क्विक समरी में इन दोनों ड्यूटीज के बीच का मेन डिफरेंस समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सो द क्रूशल पॉइंट ये है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी एक प्राइवेट कंपनी के गलत एक्शन के खिलाफ है, जबकि काउंटरवेलिंग ड्यूटी एक फॉरेन गवर्नमेंट के गलत एक्शन के खिलाफ है। सिंपल वर्ड्स में AD कंपनी पर लगती है उसके डंपिंग के लिए, और CVD गवर्नमेंट की दी हुई सब्सिडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए लगती है। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक बात और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों ड्यूटीज़ नॉर्मल टैरिफ्स नहीं हैं, ये स्पेशल रिएक्टिव मेजर्स हैं। ये तभी ली जाती हैं जब इंडिया की स्पेशल अथॉरिटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR एक पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये प्रूव कर देती है कि डंपिंग या सब्सिडी से हमारी नेशनल इंडस्ट्रीज़ को सच में नुकसान हो रहा है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये ड्यूटीज़ ग्लोबल मार्केट में एक रेफरी की तरह काम करती हैं। इनका काम ये इंश्योर करना है कि ट्रेड का गेम फेयर हो और नियम से खेला जाए। इससे क्या होता है, कंपटीशन कंपनीज की मेरिट, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस पर होता है, ना कि किसी अनफेयर मैनिपुलेशन पर, और हमारी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने का एक फेयर चांस मिलता है। Now let's discuss about the economic effects of tariffs. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इससे हम समझेंगे कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से आने वाले गुड्स पर टैक्स लगाती है तो उसका असर सिर्फ उस प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी पर कैसे पड़ता है। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे टैरिफ्स के बेसिक्स से कि ये क्या है और काम कैसे करता है। फिर हम देखेंगे कि इसका आम कंज्यूमर्स पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद हम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स यानी देश के अपने मैन्युफैक्चरर्स के एंगल से इसको समझेंगे। फिर आएगी गवर्नमेंट की बारी, उन्हें इससे क्या मिलता है। इन सब को जोड़कर हम ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट को एनालाइज करेंगे और लास्ट में हम एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट द न्यू प्रोटेक्शनिज्म को भी एक्सप्लोर करेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, टैरिफ्स अ ट्रेड बैरियर। यहां हम इस कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे ताकि आगे के सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले ये टैरिफ है क्या चीज। देखिए, सिंपल वर्ड्स में टैरिफ गवर्नमेंट का लगाया हुआ एक टैक्स है इंपोर्टेड गुड्स पर, मतलब जो सामान दूसरे देश से आ रहा है उस पर। आप इसको एक तरह का एंट्री टैक्स समझ लीजिए। और जानते हैं, जैसे ही ये टैक्स लगता है ना, एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जो माल भेजने वाली कंट्री और मंगवाने वाली कंट्री दोनों पर असर डालता है। तो डिवैल्यूएशन लगने का सबसे पहला और फौरी असर ट्रेड वॉल्यूम पर दिखता है, क्योंकि इंपोर्टेड चीजें महंगी हो जाती हैं तो लोग उन्हें कम खरीदते हैं। इससे क्या होता है, इंपोर्ट्स का वॉल्यूम गिर जाता है और इसके रिएक्शन में हो सकता है दूसरा देश भी हमारा सामान कम खरीदे। तो नतीजा ये निकलता है कि ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड यानी देशों के बीच का बिजनेस सिकुड़ जाता है या श्रिंक हो जाता है, और जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही थी उसके लिए मार्केट एक्सेस मुश्किल हो जाता है। ये तो हुई ट्रेड की बात, लेकिन इसका हम जैसे आम लोगों पर यानी कंज्यूमर्स पर क्या असर पड़ता है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन में यही देखते हैं, इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स। और इसको द हिडन कॉस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट इंपोर्ट पर लगाती है, लेकिन इसकी कीमत एंड में कंज्यूमर को अपनी पॉकेट से देनी पड़ती है। देखिए, सीधी सी बात है, इस पूरे प्रोसेस में आम कंज्यूमर को नुकसान ही होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें वही चीज खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए साउथ कोरिया से आने वाले मोबाइल फोन्स पर 20% टैरिफ लग गया, तो जो फोन पहले 20,000 का था अब वो मार्केट में 24,000 का मिलेगा। अब आपके पास दो ही चॉइस है, या तो ज्यादा पैसे देकर खरीदें या फिर अब अपना कंजम्पशन ही कम कर दें। दोनों ही सिचुएशंस में कंज्यूमर इज वर्स ऑफ। अच्छा, इस इम्पैक्ट को ना इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कंज्यूमर सरप्लस से समझा जाता है।
बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है वो फायदा जो आपको तब होता है जब आप किसी चीज के लिए जितना पे करने को तैयार थे उससे कम में वो आपको मिल जाती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक जैकेट लेने गए और मन में सोच के गए कि 3,000 रुपए तक खर्च करूंगा, पर आपको वही जैकेट 2,200 रुपए में मिल गई, तो वो जो 800 रुपए बचे ना, वही है आपका कंज्यूमर सरप्लस। अब सोचिए, जब टैरिफ लगता है और चीजें महंगी हो जाती हैं तो ये सरप्लस सीधा सीधा कम हो जाता है, मतलब कस्टमर का जो फायदा है वो घट जाता है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है, वहीं देश के अंदर सामान बनाने वालों के लिए यानी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए माहौल बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब इसका दूसरा साइड देखते हैं, इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। इनके लिए टैरिफ एक प्रोटेक्शन एंड प्रॉफिट का जरिया बन जाता है। तो यहाँ पर ना दो तरह के प्रोड्यूसर्स की कहानी एकदम ऑपोजिट हो जाती है। एक तरफ हैं फॉरेन प्रोड्यूसर्स, उनके लिए इंडियन मार्केट अब महंगा हो गया है, उनका प्रोडक्ट लोकल प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में कंपैरेटिव नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ हैं हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, उनके लिए तो मैदान साफ हो गया, फॉरेन कंपटीशन कम हो गया, तो अब वो अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा महंगा भी बेच सकते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन और वेलबींग दोनों बढ़ जाते हैं। जैसे हमने कंज्यूमर सरप्लस समझा था, बिल्कुल वैसे ही प्रोड्यूसर सरप्लस का कॉन्सेप्ट भी होता है। इसकी डेफिनेशन है द इकोनॉमिक गेन अ प्रोड्यूसर गेट्स बाय सेलिंग एट अ मार्केट प्राइस हायर देन द लोएस्ट प्राइस दे वुड सेल फॉर। मान लीजिए एक लोकल कंपनी एक टेबल 1,500 रुपए में बनाकर बेचने को तैयार है, लेकिन मार्केट में कंपटीशन कम होने से उसकी टेबल 1,800 रुपए में बिक रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा 300 रुपए का प्रॉफिट है, यही कंपनी का प्रोड्यूसर सरप्लस है। टैरिफ्स डोमेस्टिक कंपनीज के इस सरप्लस को बढ़ाने में सीधा सीधा हेल्प करते हैं, और इस बढ़े हुए प्रॉफिट का असर पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर पॉजिटिव होता है। जो पहले से काम कर रही कंपनीज हैं, वो ज्यादा डिमांड पूरी करने के लिए अपना प्रोडक्शन यानी आउटपुट बढ़ा सकती हैं। फिर इस इंडस्ट्री में बढ़ते प्रॉफिट को देखकर हो सकता है नई कंपनीज भी मार्केट में एंटर करें, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, नई कंपनीज आएंगी, तो जाहिर सी बात है उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब्स क्रिएट होने का पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तो हमने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की बात कर ली, लेकिन इस पूरे सीन में एक तीसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर भी है, और वो है द गवर्नमेंट। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट के लिए टैरिफ का क्या मतलब है। उनके लिए ये सीधा सीधा अ सोर्स ऑफ इनकम है। गवर्नमेंट की रेवेन्यू का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। जितने भी इंपोर्टेड गुड्स देश में आए हैं, उनकी टोटल वैल्यू को टैरिफ रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी अमाउंट निकल कर आता है, वो सीधा गवर्नमेंट का रेवेन्यू बन जाता है, और इस पैसे को गवर्नमेंट फिर देश के डेवलपमेंट वर्क्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और दूसरी पब्लिक सर्विसेज पर खर्च कर सकती है। सो अब तक हमने इस कहानी को 3 अलग अलग टुकड़ों में देखा है, कंज्यूमर को नुकसान, प्रोड्यूसर को फायदा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू। लेकिन जब हम इन तीनों को जोड़कर पूरी इकोनॉमी को एक साथ देखते हैं, तब असली द बिगर पिक्चर सामने आती है। यही है हमारा अगला सेक्शन, ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इस बड़े पिक्चर को समझने के लिए इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल समझना जरूरी है, कंपैरेटिव एडवांटेज। ये प्रिंसिपल कहता है कि हर देश को वही चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए जिसमें वो सबसे एफिशिएंट है, मतलब सबसे कम लागत में सबसे अच्छा बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर इंडिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बेस्ट है और ब्राजील कॉफी प्रोडक्शन में, तो दोनों को अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज करके आपस में ट्रेड करना चाहिए। इससे दोनों को फायदा होगा, ग्लोबल एफिशिएंसी बढ़ेगी। टैरिफ्स इस नेचुरल एफिशिएंसी वाले प्रिंसिपल को डिस्टॉर्ट करते हैं। तो टैरिफ्स आखिर करते क्या हैं? ये इकोनॉमी में डिस्टॉर्शंस पैदा करते हैं, यानी मार्केट के नेचुरल फ्लो को बिगाड़ देते हैं। पहली बात, ये ऐसी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एक आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन दे देते हैं जो शायद उतनी एफिशिएंट ना हो। अगर इंपोर्टेड फर्नीचर पर हैवी टैरिफ लगा दें, तो एक ऐसी लोकल कंपनी भी चलती रहेगी जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो। इससे बाहर के देश में जो एफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा था, हम उसको डिस्करेज करते हैं, और उल्टा अपने ही देश में इनएफिशिएंट प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। तो इस सब का फाइनल हिसाब किताब क्या है? नेट रिजल्ट क्या निकलता है? इकोनॉमिक्स में जब इसकी कैलकुलेशन की जाती है, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कंज्यूमर्स को होने वाला नुकसान प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट को होने वाले फायदे से हमेशा ज्यादा होता है। मतलब अगर फायदे में से नुकसान को माइनस करें, तो जवाब नेगेटिव में आता है। इसी को नेट वेलफेयर लॉस कहते हैं। इसका मतलब है कि ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को नुकसान ही होता है। अब आप सोचेंगे, अगर इतना नुकसान है तो क्या टैरिफ्स अब खत्म हो गए हैं? वेल, बिल्कुल नहीं, बस उनका रूप बदल गया है। अपने आखिरी सेक्शन में हम इसी मॉडर्न रूप को समझेंगे, द न्यू प्रोटेक्शनिज्म, यानी ट्रेड बैरियर्स का एवोल्यूशन। ट्रेड पॉलिसी का ये एवोल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पुराने जमाने में देशों को प्रोटेक्ट करने के लिए भारी भरकम टैरिफ्स लगाना एक बहुत कॉमन टूल था, लेकिन फिर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हुए। इनके कारण कंट्रीज ने आपस में टैरिफ्स कम कर दिए।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि प्रोटेक्शनिज्म खत्म हो गया, बल्कि अब इसने ऐसे नए रूप ले लिए हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते। और इसी को कहते हैं द न्यू प्रोटेक्शनिज्म। आजकल ट्रेड पॉलिसी में सीधे सीधे टैक्स लगाने की जगह ज्यादा कॉम्प्लेक्स नॉन टैरिफ मेजर्स का इस्तेमाल होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे किसी देश में इंपोर्ट होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इतने स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बना देना कि बाहर की कंपनी उन्हें पूरा ही ना कर पाए, या फिर खाने की चीजों के लिए अजीबोगरीब हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस लागू कर देना। तो दीवार अब भी है, बस पहले वो ईंट की थी, अब कांच की है जो दिखती नहीं। मतलब प्रोटेक्शनिज्म आज भी जिंदा है, बस उसने अपना भेस बदल लिया है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉन टैरिफ मेजर्स। देखिए, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? टैरिफ्स यानी कस्टम ड्यूटीज। पर आज की ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए कुछ इनविजिबल वॉल्स का इस्तेमाल होता है। ये ऐसी दीवारें हैं जो दिखती तो नहीं, पर टैरिफ से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती हैं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एनटीएम्स आखिर होते क्या हैं। फिर एक बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस क्लियर करेंगे एनटीएम और एनटीबी के बीच का। उसके बाद हम डीप डाइव करेंगे टेक्निकल मेजर्स में, जिसमें डब्ल्यूटीओ के 2 सबसे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स एसपीएस और टीबीटी को आराम से समझेंगे, और एंड में एक क्विक कंपैरिजन से सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं नॉन टैरिफ मेजर्स के कॉन्सेप्ट से। इन्हें ट्रेड की अनदेखी दीवारें यानी इनविजिबल वॉल्स ऑफ ट्रेड पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे जैसे दुनिया भर में ट्रेडिशनल टैरिफ्स कम होते गए, देशों ने ट्रेड को मैनेज करने के लिए इन एनटीएम्स का यूज करना शुरू कर दिया, और ये बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? देखिए, एक नॉन टैरिफ मेजर यानी एनटीएम ऐसी कोई भी पॉलिसी है जो कस्टम टैरिफ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड पर उसका इकोनॉमिक इफेक्ट जरूर पड़ सकता है। अब ये इफेक्ट ट्रेड की क्वांटिटी को कम ज्यादा करके हो सकता है, या प्रोडक्ट्स के प्राइस को बढ़ाकर हो सकता है, या फिर दोनों तरह से हो सकता है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है, बल्कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को फॉलो करने ही पड़ते हैं। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एनटीएम और एनटीबी में क्या डिफरेंस है? सुनने में तो ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, एनटीएम एनटीबी, पर इनके बीच का जो फर्क है ना, वो इनके इंटेंट यानी नियत में है, और ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि एनटीएम एक न्यूट्रल वर्ड है। इसमें वो सारे रेगुलेशंस आ जाते हैं जिनका मकसद बिल्कुल लेजिटिमेट होता है, जैसे अपने देश के लोगों के लिए फूड सेफ्टी इंश्योर करना या प्रोडक्ट्स की एक सर्टेन क्वालिटी मेंटेन करना। लेकिन जब उसी एनटीएम को प्रोटेक्शनिस्ट इंटेंट से बनाया जाता है, यानी जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया जाता है कि विदेशी प्रोडक्ट्स मार्केट में ना आ पाए और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके, तब वही एनटीएम एक नॉन टैरिफ बैरियर यानी एनटीबी बन जाता है। तो ये लाइन हमेशा याद रखिए, हर एनटीबी एक एनटीएम होता है, पर हर एनटीएम एक बैरियर नहीं होता। सारा खेल इंटेंट का है। अब देखिए, एनटीएम्स की ना कई टाइप्स होती हैं, लेकिन आज हम एक सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर फोकस करेंगे, टेक्निकल मेजर्स। ये वो रूल्स हैं जो सीधे प्रोडक्ट से जुड़े होते हैं, उसकी क्वालिटी से, उसके स्टैंडर्ड से और उसको बनाने के प्रोसेस से। तो ये टेक्निकल मेजर्स आखिर हैं क्या? बेसिकली ये वो नियम हैं जो किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज से डील करते हैं, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और उसके प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, और इनका इस्तेमाल बिल्कुल लेजिटिमेट गोल्स के लिए किया जाता है, जैसे फूड सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड्स फिक्स करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नियम बनाना नेशनल सिक्योरिटी के लिए, या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योर करने के लिए। अब इन टेक्निकल मेजर्स को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल ट्रेड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के 2 सबसे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हैं। पहला है एसपीएस अग्रीमेंट और दूसरा है टीबीटी अग्रीमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स एब्सोल्युटली क्रूशल हैं, इन्हें अच्छे से समझना ही होगा। चलिए, तो पहले बात करते हैं एसपीएस एग्रीमेंट की। इसका पूरा फोकस और मिशन बिल्कुल सीधा है, एकदम क्लियर। ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ को प्रोटेक्ट करना, यानी इंसानों, जानवरों और पौधों की सेहत और जिंदगी की रक्षा करना। बस इतना ही इसका मेन गोल है। एसपीएस का फुल फॉर्म है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। यहाँ सैनिटरी वर्ड ह्यूमन और एनिमल हेल्थ से जुड़ा है और फाइटोसैनिटरी वर्ड प्लांट हेल्थ से। इसलिए एसपीएस मेजर्स वो सारे नियम हैं जो ह्यूमन, एनिमल या प्लांट लाइफ को कुछ स्पेसिफिक रिस्क से बचाने के लिए बनाए जाते हैं।
और SPS एग्रीमेंट बहुत स्पेसिफिक है कि ये किन रिस्क्स को कवर करता है। इसमें आते हैं पेस्ट्स यानी कीड़े मकोड़े जो इंपोर्टेड गुड्स के साथ आ सकते हैं और लोकल फसलों को बर्बाद कर सकते हैं। इसमें आती हैं जानवरों या पौधों में फैलने वाली डिजीजेज, फिर खाने में यूज होने वाले हार्मफुल एडिटिव्स और फूड या एनिमल फीड में पाए जाने वाले टॉक्सिन्स या कंटेमिनेंट्स भी इसी के अंडर आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो पिक्चर दिस, मान लीजिए कंट्री ए में आम की फसल पर फ्रूट फ्लाई का एक बड़ा अटैक हो जाता है। अब कंट्री बी जो कंट्री ए से आम इंपोर्ट करता है, उसको डर है कि ये पेस्ट्स उनके अपने फार्म्स तक ना पहुंच जाएं, तो अपनी एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री बी SPS एग्रीमेंट का इस्तेमाल करता है। रिजल्ट क्या होता है? कंट्री बी कंट्री ए से आने वाले आमों के इंपोर्ट पर टेम्पररी बैन लगा देता है। ये SPS मेजर इन एक्शन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अब तक हमने देखा कि SPS का फोकस था लाइफ और हेल्थ पर। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट पर, TBT एग्रीमेंट। इसका फोकस बिल्कुल अलग है। ये डील करता है प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स, उनके टेक्निकल रेगुलेशंस और उनसे जुड़ी दूसरी डिटेल्स से। TBT का फुल फॉर्म है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, और ये एग्रीमेंट फूड और नॉन फूड दोनों तरह के प्रोडक्ट्स पर अप्लाई होता है। इसके अंदर आते हैं मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स और टेक्निकल रेगुलेशंस, और साथ ही कन्फॉर्मिटी असेसमेंट प्रोसीजर्स भी। इसका मतलब है वो पूरा प्रोसेस जिससे ये चेक किया जाता है कि कोई प्रोडक्ट ज़रूरी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है या नहीं। बेसिकली पूरा चेकिंग का सिस्टम। अब TBT के अंदर कई तरह के रेगुलेशंस आते हैं, जैसे प्रोडक्ट का साइज और शेप कैसा होगा, उसके डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। आप देखते हैं ना, फूड पैकेट्स पर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स पर एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार रेटिंग लेबल, वो TBT के अंदर ही आता है। इसके अलावा पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स भी TBT एग्रीमेंट का ही पार्ट है। लेकिन सवाल फिर वहीं उठता है कि एक टेक्निकल रेगुलेशन एक बैरियर कब बन जाता है। यहाँ पर वही इंटेंट वाला कॉन्सेप्ट फिर से आ जाता है। जब कोई देश जानबूझकर अपने नियम इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दे या टेस्टिंग प्रोसीजर्स इतने मुश्किल और महंगे कर दें कि फॉरेन प्रोड्यूसर्स के लिए उन्हें पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाए, तब एक लेजिटिमेट टेक्निकल स्टैंडर्ड एक प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड बैरियर बन जाता है। तो हमने SPS और TBT दोनों को डिटेल में समझ लिया है। चलिए अब इन दोनों के बीच के मेन डिफरेंसेस को एक समरी में साइड बाय साइड देखते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। इस कंपैरिजन टेबल पर फोकस करते हैं। पहला पॉइंट है प्राइमरी गोल। SPS का मेन गोल है ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ को प्रोटेक्ट करना, सिंपल। जबकि TBT का गोल है प्रोडक्ट की क्वालिटी, कंज्यूमर की सेफ्टी और उनको सही इन्फॉर्मेशन देना। अब देखिए इनका स्कोप। SPS का स्कोप काफ़ी स्पेसिफिक है, ये सिर्फ पेस्ट्स, डिजीजेज, टॉक्सिन्स जैसे रिस्क्स को कवर करता है। जबकि TBT का स्कोप बहुत ब्रॉड है, इसमें सारे टेक्निकल रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग आ जाते हैं। और आखिरी है एग्जाम्पल। SPS का एक क्लासिक एग्जाम्पल है खाने में पेस्टिसाइड्स की मैक्सिमम लिमिट सेट करना ताकि वो हेल्थ को हार्म ना करे। और TBT का एग्जाम्पल है कार हेलमेट्स के लिए स्पेसिफिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरी करना ताकि कंज्यूमर सेफ रहे। ये टेबल इन दोनों इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स के बीच के कोर डिफरेंस को एकदम साफ साफ दिखाता है। Now let's discuss about non-technical trade measures. ये measures टैरिफ से बिल्कुल अलग होते हैं। बेसिकली ये गवर्नमेंट्स के वो तरीके हैं जिससे वो इंटरनेशनल ट्रेड के फ्लो को टैक्सेस के अलावा यानी नॉन टैक्स तरीकों से कंट्रोल करती हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरनेशनल ट्रेड को समझने के लिए। इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम नॉन टेक्निकल ट्रेड मेजर्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम क्वांटिटेटिव कंट्रोल यानी इंपोर्ट कोटास को डिटेल में समझेंगे। इसके बाद कोटा रेंट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फिर प्राइस कंट्रोल मेजर्स, उसके बाद लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशंस, और फाइनली इन सब का एक क्विक समरी ऑफ की मेजर्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इंट्रोडक्शन टू नॉन टेक्निकल ट्रेड मेजर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका मेन फोकस ट्रेड को क्वांटिटी और प्राइस के जरिए कंट्रोल करना होता है, ना कि टैक्सेस से। तो आखिर ये नॉन टेक्निकल मेजर्स हैं क्या? ये गवर्नमेंट की एक्सप्लिसिट पॉलिसीज हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब है साफ साफ डिक्लेयर की गई पॉलिसीज। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेड के फ्लो को कंट्रोल करना। और कंट्रोल कैसे? या तो इंपोर्ट होने वाले गुड्स की क्वांटिटी यानी वॉल्यूम पर लिमिट लगाकर, या फिर उनके प्राइस को इन्फ्लुएंस करके। ये टैरिफ से बिल्कुल अलग हैं क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया जाता। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, क्वांटिटेटिव कंट्रोल। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंपोर्ट कोटास के बारे में, जो कि सबसे कॉमन और डायरेक्ट नॉन टेक्निकल बैरियर है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एन इंपोर्ट कोटा? देखिए, ये एक डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन है।
इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल साफ साफ बता देती है कि एक पर्टिकुलर गुड का कितना फिजिकल अमाउंट यानी कितनी क्वांटिटी एक गिवन टाइम पीरियड में इंपोर्ट हो सकती है। ये टाइम पीरियड आमतौर पर 1 साल का होता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कह सकती है कि इस साल इंडिया में सिर्फ 10,000 ही कार्स इंपोर्ट होंगी, बस, उससे एक भी ज्यादा नहीं। ये एक फिजिकल लिमिट है क्वांटिटी पर। चलिए कोटाज और टैरिफ्स के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझते हैं। देखिए, कोटाज सीधे सीधे क्वांटिटी पर लिमिट लगाते हैं। इससे इंपोर्ट वॉल्यूम पर इफेक्ट बिल्कुल सर्टेन होता है। मतलब अगर 1000 टन का कोटा है तो 1000 टन से ज्यादा इंपोर्ट हो ही नहीं सकता। सिंपल। इससे मार्केट में उस प्रोडक्ट की आर्टिफिशियल स्कैसिटी यानी कमी हो जाती है। दूसरी तरफ टैरिफ्स प्राइस को इफेक्ट करते हैं। वो इंपोर्ट को महंगा बना देते हैं, लेकिन कितना इंपोर्ट कम होगा ये सर्टेन नहीं है। ये मार्केट की डिमांड पर डिपेंड करता है। इसलिए डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोटास को ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं एब्सोल्यूट कोटा का। मान लीजिए इंडिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस साल सिर्फ 1000 टन्स नॉर्वेजियन सैमन फिश ही इंपोर्ट की जाएगी। ये एक एब्सोल्यूट यानी स्ट्रिक्ट और नॉन नेगोशिएबल लिमिट है। जैसे ही अलग अलग इंपोर्टर्स मिलाकर 1000 टन्स फिश इंपोर्ट कर लेंगे, उस साल के लिए सैमन फिश का इंपोर्ट बंद कर दिया जाएगा, अब चाहे डोमेस्टिक मार्केट में कितनी भी डिमांड हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कोटास को इफेक्टिव होने के लिए हमेशा फ्री ट्रेड लेवल ऑफ इंपोर्ट से नीचे सेट किया जाता है। मतलब अगर नॉर्मली 5000 टन्स इंपोर्ट हो रही थी तो कोटा 1000, 2000 या 4000 टन्स का होगा, तभी उसका कोई असर पड़ेगा। ओके, लेट्स डाइव इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कोटा रेंट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशल है। सवाल ये है कि कोटा से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनता है वो आखिर किसकी जेब में जाता है। यहां टैरिफ और कोटा में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। जब गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है तो उससे जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो गवर्नमेंट के खजाने में जाता है एज रेवेन्यू। लेकिन कोटा के केस में गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं मिलता। तो फिर पैसा कहां जाता है? वो सारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जिसे हम कोटा रेंट कहते हैं, वो उन लाइसेंस होल्डर्स की जेब में जाता है जिन्हें गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करने की परमिशन दी है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज ये सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस जो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। स्टेप 1, बाय लॉ। जिस इंपोर्टर के पास लाइसेंस है वो इंटरनेशनल मार्केट से सस्ते वर्ल्ड प्राइस पर माल खरीदता है, जैसे $10 पर यूनिट। स्टेप 2, क्रिएट स्केर्सिटी। क्योंकि कोटा ने सप्लाई लिमिट कर दी है, डोमेस्टिक मार्केट में उस प्रोडक्ट की आर्टिफिशियल स्केर्सिटी यानी कमी हो जाती है। स्टेप 3, सेल हाई। अब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, तो इंपोर्टर उसी माल को डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा हाई प्राइस पर बेचता है, फॉर एग्जांपल $18 पर यूनिट। स्टेप 4, पॉकेट द प्रॉफिट। ये जो 18 और $10 के बीच का $8 का डिफरेंस है, यही एक्स्ट्रा प्रॉफिट है और इसी को कोटा रेंट कहते हैं, जो सीधा इंपोर्टर की पॉकेट में जाता है। Let's move to our next section, price control measures. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ ट्रेड को प्राइस के जरिए इन्फ्लुएंस किया जाता है by setting price floors. तो प्राइस कंट्रोल मेजर्स, जिन्हें पैरा टैरिफ मेजर्स भी कहते हैं, आखिर हैं क्या? ये गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए ऐसे स्टेप्स हैं जिनका मकसद इंपोर्टेड गुड्स के प्राइस को इन्फ्लुएंस करना है। गोल सिंपल है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना। कैसे? फॉरेन प्रोड्यूसर्स को जो कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, यानी उनका माल जो सस्ता होता है, उस एडवांटेज को न्यूट्रलाइज करके यानी बेअसर करके। इन्हें पैरा टैरिफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका इफेक्ट टैरिफ जैसा ही होता है। चीज़ें महंगी हो जाती हैं लेकिन ये टेक्निकली टैक्स नहीं होते। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है मिनिमम इंपोर्ट प्राइस या MIP। मान लीजिए स्टील का वर्ल्ड मार्केट प्राइस $400 पर टन है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टील का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस $500 पर टन सेट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंपोर्टर $500 से कम प्राइस पर स्टील इंपोर्ट नहीं कर सकता, भले ही वर्ल्ड मार्केट में वो $400 का मिल रहा हो। अगर इंपोर्ट करना है तो प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाकर $500 दिखाना होगा। इससे फॉरेन प्रोड्यूसर्स का प्राइस एडवांटेज खत्म हो जाता है और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स कंपीट कर पाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड बैरियर्स, लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशंस। ये वो मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट्स तो इंपोर्ट पर सबसे ज्यादा कंट्रोल देते हैं। पहले बात करते हैं नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग की। इस सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ कैच ये है कि ये लाइसेंसेस डिस्क्रिशनरी बेसिस पर दिए जाते हैं। डिस्क्रिशनरी का मतलब है मर्जी के मुताबिक। गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होती है कि वो डिसाइड करे कि किसको लाइसेंस देना है और किसको नहीं। हो सकता है वो किसी को भी लाइसेंस ना दे। इससे इंपोर्टर्स के लिए बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, क्योंकि उन्हें कभी नहीं पता होता कि उन्हें माल इंपोर्ट करने की परमिशन मिलेगी या नहीं। And now we come to the most extreme measure, prohibition. इसका मतलब है पूर्ण प्रतिबंध या complete ban.
गवर्नमेंट कुछ आइटम्स के इंपोर्ट को पूरी तरह से इलीगल डिक्लेयर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आइवरी यानी हाथी दांत का इंपोर्ट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। ऐसे ही नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर प्रोहिबिशन लगाया जाता है। ये सबसे सख्त ट्रेड बैरियर है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक क्विक समरी देखते हैं इन सभी की मेजर्स का। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस समरी टेबल में आप देख सकते हैं कि हमने नॉन टेक्निकल बैरियर्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है क्वांटिटेटिव कंट्रोल। इसका की फीचर है कि ये सीधे इंपोर्ट के वॉल्यूम पर लिमिट लगाता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंपोर्ट कोटा। दूसरी कैटेगरी है प्राइस कंट्रोल। इसका फीचर है कि ये प्राइस फ्लोर सेट करके इनडायरेक्टली ट्रेड को कंट्रोल करता है, जैसे मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। और तीसरी और सबसे स्ट्रिक्ट कैटेगरी है डिस्क्रेशनरी कंट्रोल, जो गवर्नमेंट को परमिशन या कंप्लीट बैन के जरिए टोटल कंट्रोल देती है, जिसके एग्जाम्पल्स हैं लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशंस। ये सभी मेजर्स इंटरनेशनल ट्रेड को शेप करने में बहुत पावरफुल रोल प्ले करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में। देखिए, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं टैक्सेस यानी टैरिफ्स। लेकिन ट्रेड की दुनिया में कुछ ऐसी भी दीवारें हैं जो दिखती नहीं हैं। इन्हें हम कहते हैं इनविजिबल वॉल्स। और ये इनविजिबल वॉल्स किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक नए देश में एंटर करना बेहद चैलेंजिंग बना सकती हैं। ओके, सो इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान बनाने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। हम एक इंडियन एंटरप्रेन्योर की जर्नी को फॉलो करेंगे जो अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेचना चाहता है। उसके रास्ते में आने वाली हर मुश्किल, हर ऑब्स्टिकल एक्चुअली एक नया नॉन टैरिफ बैरियर है। तो चलिए देखते हैं कि उसकी इस जर्नी में क्या क्या होता है। तो ये है हमारा हीरो, एक बहुत ही एम्बिशियस इंडियन एंटरप्रेन्योर। उसने एक फैंटास्टिक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन बनाया है, बिल्कुल लेटेस्ट फीचर्स के साथ, और अब वो इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करना चाहता है। लेकिन उसकी इस जर्नी में टैक्सेस से भी बड़ी कुछ ऐसी इनविजिबल वॉल्स खड़ी हैं जिनके बारे में उसने सोचा तक नहीं था। राइट। तो उसकी जर्नी शुरू होती है और उसके सामने आती हैं पहली 2 दीवारें, फाइनेंशियल हर्डल्स और प्रोक्योरमेंट हर्डल्स। एक तरफ तो पूरा मामला पैसे का है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट सामान कैसे खरीदती है इसका। चलिए इन दोनों को एक एक करके ठीक से समझते हैं। पहला बैरियर है फाइनेंशियल मेजर्स। ये ऐसे रूल्स होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी करेंसी तक आपकी पहुंच को कंट्रोल करके इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ा देते हैं। कोई देश अपनी करेंसी मार्केट को कंट्रोल कर सकता है या इंपोर्टेड गुड्स के लिए पेमेंट करना ही इतना मुश्किल बना सकता है कि आप आगे बढ़ ही ना पाएं। बेसिकली ये पैसे के फ्लो को रोककर ट्रेड को रोकने का एक तरीका है। अब हमारे एंटरप्रेन्योर के केस में क्या होता है? जिस देश में वो अपना फोन बेचना चाहता है, वहां का सेंट्रल बैंक उसके इंडियन रुपीस को अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करने से ही मना कर देता है। उनका रीजन, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स नॉन एसेंशियल गुड्स हैं जिनके लिए वो अपनी प्रेशियस फॉरेन करेंसी खर्च नहीं करना चाहते, या फिर वो कहते हैं कि पूरी पेमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एडवांस में दो। अब इन दोनों ही कंडीशंस में उसके लिए बिजनेस करना इतना महंगा हो जाता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। चलिए अब आते हैं दूसरी दीवार पर, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब किसी देश की गवर्नमेंट ये रूल बना दे कि वो सारे सामान और सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ अपने ही देश की कंपनीज से खरीदेगी, इट डजंट मैटर कि कोई फॉरेन कंपनी सस्ता और बेहतर प्रोडक्ट दे रही हो। ये एक बाय लोकल पॉलिसी है जिससे वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट होती है। हमारा एंटरप्रेन्योर एक बड़े गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करता है। उसका फ़ोन सस्ता भी है, उसके फीचर्स भी बेहतर है और क्वालिटी भी हाई है, जबकि जो लोकल कंपेटिटर है उसका फ़ोन महंगा है और उसमें सिर्फ बेसिक फीचर्स हैं। लेकिन गेस व्हाट, बाय लोकल पॉलिसी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट लोकल कंपनी को मिल जाता है। इस तरह एक बेहतर प्रोडक्ट सिर्फ एक पॉलिसी की वजह से मार्केट से बाहर हो जाता है। वेल, इन सारे बैरियर्स से सीखकर हमारा एंटरप्रेन्योर एक नया प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि ठीक है, वो उसी देश में एक फैक्ट्री लगाएगा और वहीं फ़ोन बनाएगा। ग्रेट आइडिया, राइट? लेकिन जैसे ही वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है, उसके सामने एक और नया रूल आ खड़ा होता है। इस नए रूल को कहते हैं ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स या शॉर्ट में ट्रिम्स। ये रूल स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स पर लगाए जाते हैं। इसमें एक बहुत ही कॉमन रूल है जिसे कहते हैं लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट।
इसका मतलब है कि आप जो भी फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका एक सर्टेन हिस्सा, एक फिक्स्ड फ्रैक्शन आपको उसी देश में बने हुए पार्ट से पूरा करना होगा। ये कंपल्सरी है। चलिए इमेजिन कीजिए उस देश की गवर्नमेंट एक रूल लाती है, आप जो भी स्मार्टफोन यहाँ बनाकर बेचेंगे उसके टोटल कंपोनेंट्स का 25% हिस्सा आपको लोकल सप्लायर्स से ही खरीदना होगा। अब ये 25% का रूल हमारे एंटरप्रेन्योर के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि अब उसे मजबूरन लोकल पार्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे जो शायद महंगे हों या उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो। तो इन ट्रिम्स का असर क्या होता है? सबसे पहले ये आपको लोकल पार्ट्स यूज करने के लिए फोर्स करता है। इसका मतलब आप बाहर से अच्छे या सस्ते कंपोनेंट्स इंपोर्ट नहीं कर पाते। इससे सीधा आपके फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी खराब हो सकती है और आपको मजबूरन कम एफिशिएंट लोकल सप्लायर्स के साथ काम करना पड़ता है, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। ओके, सो अब एंटरप्रेन्योर ने लोकल फैक्ट्री भी लगा ली और 25% लोकल पार्ट्स का रूल भी मान लिया। लेकिन जो बचे हुए 75% पार्ट्स वो इंडिया या दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहा है, उन्हें कस्टम्स से क्लियर करवाना एक बुरे सपने जैसा बन जाता है। यहाँ आती है अगली दीवार, जिसे हम कहते हैं रेड टेप। तो होता ये है कि उसके इंपोर्ट किए गए ज़रूरी कंपोनेंट्स जैसे कि स्क्रीन्स और चिप्स पोर्ट पर ही अटक जाते हैं। इसका कारण है कस्टम्स की बेहद लेंथी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटीज़। ऑफिसर्स बिना किसी वजह से डिले करते हैं और बार बार ज़रूरत से ज़्यादा इंस्पेक्शन करते रहते हैं। इस पेपरवर्क के जाल यानी इस रेड टेप की वजह से उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है और बिजनेस में अनसर्टेनिटी भी। अब आते हैं आखिरी चैलेंज पर, और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये साबित करना कि आपका मेड इन इंडिया स्मार्टफोन असल में कहाँ का है। इसे कहते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन का पजल। रूल्स ऑफ ओरिजिन वो क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि किसी प्रोडक्ट का नेशनल सोर्स क्या है, यानी वो किस देश का है। आप इसे प्रोडक्ट का पासपोर्ट समझ सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पर स्पेशल टैरिफ्स लगते हैं या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे डील्स के फ़ायदे मिलते हैं। अब हमारे एंटरप्रेन्योर के फ़ोन को ही देखिए। इसकी स्क्रीन साउथ कोरिया से आई, बैटरी चाइना से, प्रोसेसर ताइवान से, सॉफ्टवेयर यूएसए में डेवलप हुआ और इसे असेंबल इंडिया में किया गया। तो अब आप ही बताइए, इस फ़ोन का ओरिजिन क्या है? इंडिया, साउथ कोरिया, चाइना? ग्लोबल सप्लाई चेन की वजह से ये डिसाइड करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये ओरिजिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी से पता चलता है कि आपको किसी ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर सस्ते टैक्स का फ़ायदा मिलेगा या नहीं। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ भी इसी के आधार पर लगती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वो खुद ही एक बैरियर बन जाता है। हमारे एंटरप्रेन्योर के लिए ये साबित करना ही मुश्किल हो जाता है कि उसका फ़ोन उस ट्रेड डील के लिए क्वालिफाई करता भी है या नहीं। तो इस पूरी जर्नी का समरी क्या है? नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे कि फाइनेंशियल मेजर्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ट्रिम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रेड टेप और रूल्स ऑफ ओरिजिन, ये सभी पावरफुल और छुपे हुए टूल्स हैं। ये ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करते हैं और असल में ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सफल होगा और कौन सा नहीं। ये इनविजिबल वॉल्स बिल्कुल उतनी ही मजबूत है जितनी कि हमें दिखने वाली टैक्स की दीवारें। Now let's discuss about export related measures and safeguards. चलिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को एकदम डिटेल में आसान भाषा में समझते हैं। ओके, तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हम 4 मेन चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम उन टूल्स को देखेंगे जिससे एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाई जाती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और उन टूल्स की बात करेंगे जो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं यानी बूस्ट करते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस यानी इमरजेंसी सेफगार्ड मेजर्स को समझेंगे। और हाँ, एंड में इन सब पीसेस को जोड़कर हम एक बिग पिक्चर व्यू लेंगे। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, टूल्स टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट्स। देखिए, जब भी हम ट्रेड कंट्रोल की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आमतौर पर इंपोर्ट्स आते हैं कि बाहर से आने वाले सामान को कैसे कंट्रोल करें। लेकिन गवर्नमेंट्स इस बात को भी बहुत सीरियसली मैनेज करती हैं कि देश से क्या चीज़ें बाहर जा रही हैं। आखिर क्यों? चलिए देखते हैं। इसका सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे पावरफुल टूल है एक्सपोर्ट बैन। अब नाम से ही बिल्कुल साफ है, ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर है जो साफ साफ कहता है कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देश के बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, पीरियड। ये एक फुल स्टॉप है, एक कंप्लीट नो एक्सेप्शंस वाली रोक। तो ये सवाल तो बनता है कि आखिर कोई देश अपने ही प्रोडक्ट्स को बाहर बेचने से क्यों रोकेगा? ऐसा करने से तो फॉरेन इनकम कम होगी, है ना? इसका सबसे बड़ा रीजन है अपने ही देश के लोगों का ख्याल रखना।
सोच के देखिए, जब देश में किसी जरूरी चीज की कमी हो जाती है, जैसे कि अनाज, तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बैन लगाकर ये इंश्योर करती है कि डोमेस्टिक सप्लाई बनी रहे। इसका सीधा असर लोकल प्राइसेस पर पड़ता है, वो स्टेबलाइज हो जाते हैं और आपके मेरे जैसे आम कंज्यूमर को राहत मिलती है। इसका एकदम प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल हमने इंडिया में कई बार देखा है। आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कि प्याज, गेहूं या नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया। ऐसा तभी होता है जब इनकी डोमेस्टिक प्राइसेस आसमान छूने लगती हैं। बैन लगाकर गवर्नमेंट ये पक्का करती है कि देश के लोगों के लिए चीज़ें अवेलेबल रहें और कीमतों पर कंट्रोल रखा जा सके। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे टूल पर। यह है एक्सपोर्ट टैक्स। इसको ऐसे समझिए जैसे कि अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को देश से बाहर बेचना चाहती है तो गवर्नमेंट उस पर एक स्पेशल टैक्स लगा देती है। ये टैक्स उसी देश में लगता है जहां से सामान एक्सपोर्ट हो रहा है। बेसिकली ये बाहर बेचने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो एक्सपोर्टर को पे करना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट टैक्स से होता क्या है? इसका मेन गोल है डोमेस्टिक प्राइस को वर्ल्ड प्राइस से कम रखना। अब सोचिए, अगर बाहर बेचना महंगा होगा तो ज़्यादा कंपनीज देश के अंदर ही बेचना पसंद करेंगी। सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस कम होंगे। इससे डबल फायदा होता है। पहला, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को चीज़ें सस्ती मिलती हैं, और दूसरा, जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, जिससे वो आगे और प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, जिसे हम शॉर्ट में VER भी कहते हैं। इसके नाम में वॉलंटरी शब्द है जिसका मतलब है अपनी मर्जी से। तो ये एक इनफॉर्मल अग्रीमेंट होता है जिसमें एक देश खुद से कहता है कि ठीक है, हम दूसरे देश को इस प्रोडक्ट की बस इतनी ही क्वांटिटी एक्सपोर्ट करेंगे। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन यहाँ पर एक रियलिटी चेक है। ये जो वॉलंटरी हैंडशेक है ना, ये असल में प्रेशर में होता है। एक्सपोर्टिंग कंट्री ये इसलिए करती है क्योंकि उस पर इंपोर्टिंग कंट्रीज से हार्शर टैरिफ्स यानी और भी ज़्यादा टैक्स लगने का डर होता है। तो ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक मूव है, अ चॉइस बिटवीन अ बैड ऑप्शन एंड अ वर्स ऑप्शन। और इसका रिजल्ट, जिस देश में इंपोर्ट हो रहा है वहाँ उस प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाते हैं। इसका एक क्लासिक केस स्टडी है 1980s का। उस टाइम जापान की कार्स अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो रही थी। तो अमेरिका के प्रेशर में जापान ने यूनाइटेड स्टेट्स को कार एक्सपोर्ट्स पर एक VER लगाने पर अग्री किया। वजह सिंपल थी, उन्हें डर था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो US गवर्नमेंट उनकी कार्स पर इतने हैवी फॉर्मल टैरिफ्स लगा देगी कि उनका बिजनेस ही अथाप हो जाएगा। एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक मूव था ये। ऑलराइट, अभी तक हमने देखा कि एक्सपोर्ट्स को रोका या कंट्रोल कैसे किया जाता है। आप जैसा कहते हैं कॉइन का दूसरा साइड देखते हैं। सेक्शन 2, टूल्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। यहां हम ये समझेंगे कि गवर्नमेंट्स अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को इंटरनेशनल मार्केट में चैंपियन बनाने के लिए क्या क्या करती हैं। एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने का सबसे कॉमन और सीधा साधा टूल है एक्सपोर्ट सब्सिडी। ये और कुछ नहीं बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से अपनी ही डोमेस्टिक कंपनीज को दी जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प है। सोच लीजिए, गवर्नमेंट कंपनी को कुछ पैसे दे रही है या मदद कर रही है ताकि वो अपना प्रोडक्ट सस्ते में बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके और ग्लोबल कंपनी से आसानी से compete कर पाए। ये सब्सिडी कई रूप में दी जा सकती है। हो सकता है गवर्नमेंट डायरेक्ट कैश दे दे, जिसे ग्रांट्स कहते हैं, या फिर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे दे, या फिर टैक्स में कुछ छूट दे दे। इन सब का मकसद एक ही है, अपनी कंपनीज को ग्लोबल स्टेज पर ज़्यादा कंपेटिटिव बनाना। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इशू है। इंटरनेशनल ट्रेड में इसे एक ट्रेड डिस्टॉर्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे देशों के प्रोड्यूसर्स के लिए एक अनफेयर डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। ये गेम के रूल्स को थोड़ा बेंड करने जैसा है। एक और बहुत ही स्पेसिफिक इंसेंटिव है जिसे कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। चलिए इसके स्टेप्स को आराम से समझते हैं। स्टेप 1, मान लीजिए आप एक शर्ट मैन्युफैक्चरर हैं। आपने बाहर से फैब्रिक इंपोर्ट किया और उस पर इंपोर्ट टैक्स यानी ड्यूटी पे की। स्टेप 2, अब आपने उस फैब्रिक से सुंदर शर्ट्स बनाई और उन शर्ट्स को वापस किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर दिया। स्टेप 3, पता है अब क्या होगा? गवर्नमेंट आपको उस फैब्रिक पर पे किया गया इनिशियल इंपोर्ट टैक्स रिफंड कर देगी। इससे कंपनीज एक्सपोर्ट करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट होती हैं। तो इस स्लाइड पर इन दोनों ऑपोजिट पॉलिसीज को एक साथ कंपेयर करते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट टैक्स एक तरह से गाड़ी का ब्रेक है। इसका गोल है डोमेस्टिक प्राइसेस को कम करना। ये एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज करता है और इससे फायदा डोमेस्टिक कंज्यूमर को होता है। वहीं दूसरी तरफ एक्सपोर्ट सब्सिडी गाड़ी का एक्सेलरेटर है। इसका गोल है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। ये एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करता है और इसका सीधा फायदा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को मिलता है। एकदम ऑपोजिट। चलिए अब हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, इमरजेंसी सेफगार्ड मेजर्स। ये वो टूल्स हैं जो नॉर्मल दिनों में यूज नहीं होते। ये स्पेशल या अर्जेंट सिचुएशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं जब गवर्नमेंट्स को अपने इंटरेस्ट्स को बचाने के लिए बहुत तेजी से एक्शन लेना पड़ता है। इस कैटेगरी का पहला और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सेफगार्ड मेजर।
आप इसको एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि देश की अपनी इंडस्ट्री बर्बाद होने के कगार पर आ जाए, यानी उससे सीरियस इंजरी का खतरा हो। ऐसे में गवर्नमेंट टेम्पररी तौर पर उस इंपोर्ट पर रोक लगा देती है। इसके कुछ की फीचर्स हैं जो याद रखने ज़रूरी है। पहला, ये हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, ये परमानेंट नहीं होता। इसका मकसद है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को थोड़ा ब्रीदिंग रूम देना, यानी सांस लेने का वक्त देना, ताकि वो इस अचानक आए इंपोर्ट के तूफान से निकलकर आगे के लिए खुद को तैयार कर सके। इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है? इंपोर्ट्स में अचानक और तेजी से बढ़ोतरी। और सबसे ज़रूरी शर्त, ये साफ साफ दिखना चाहिए कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी का खतरा है। अब आते हैं ट्रेड बैरियर्स के ब्रह्मास्त्र पर, यानी एम्बार्गो। ये सबसे एक्सट्रीम, सबसे आखिरी स्टेप है। इसका मतलब है एक पर्टिकुलर देश के साथ हर तरह के ट्रेड पर टोटल बैन। न वहां से कुछ आएगा, न वहां कुछ जाएगा। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों पूरी तरह से बंद। ये सबसे सिवियर एक्शन है जो कोई देश ले सकता है। एम्बार्गो का स्कोप बहुत ही बड़ा होता है। इसका मतलब है दो देशों के बीच कमर्शियल एक्टिविटी का कंप्लीट शटडाउन। और इसके पीछे जो रीजंस होते हैं वो आम तौर पर इकोनॉमिक नहीं होते। इसके पीछे पॉलिटिकल, हेल्थ या नेशनल सिक्योरिटी जैसे बड़े रीजंस होते हैं। इसलिए एम्बार्गो एक ट्रेड टूल से कहीं ज्यादा फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही पावरफुल हथियार है। तो हमने काफी सारे अलग अलग टूल्स देख लिए। अब आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर इसकी बिगर पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा फाइनल सेक्शन है समरी, जिससे हमें फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिज्म के बीच की इस कांस्टेंट खींचातानी को समझने में मदद मिलेगी। आइए इस टेबल से सभी कॉन्सेप्ट्स को एकदम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट बैन और एक्सपोर्ट टैक्स दोनों ही डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। VER एक स्ट्रैटेजिक मूव है जो प्रेशर के अंडर लिया जाता है। एक्सपोर्ट सब्सिडी इसका ठीक उल्टा है, ये एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए है। और सेफगार्ड और एम्बार्गो स्पेशल सिचुएशंस के लिए हैं। एक टेम्पररी प्रोटेक्शन है तो दूसरा आखिरी पॉलिटिकल हथियार। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। The tension between free trade and protectionism remains a central theme in the global economy. यानी आज़ाद व्यापार, फ्री ट्रेड और अपने देश की इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश, प्रोटेक्शनिज्म के बीच का ये तनाव, ये ग्लोबल इकोनॉमी का हमेशा से एक सेंट्रल हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। Thank you for watching.